फ्रेंड्स, आज के हमारे टीवीएस के नए पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं रिया प्रकाश जी, जो कि एक हैबिट कोच हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं। और नए जो इंडिविजुअल्स होते हैं दोस्तों, इस टाइम में उनसे मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे लोगों से जो अपने आप को इस एज में जहाँ पे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर रहे हैं, और कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ है, कुछ गलत चीज़ों की तरफ हैं, ऐसे में एक ऐसे 20 के एज में अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हुए दूसरों को गाइड करना, दूसरों को हेल्प करना, दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड आज हमारे साथ हैं रिया प्रकाश जी। मोस्ट वेलकम रिया प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, सो अभी हमने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया है एंड हमारा पर्पस है कि आपका जो एक्सपीरियंस हो, जो आपका नॉलेज है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। जस्ट बिकॉज कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी सुबह लेट उठ जाता है तो उसके बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। आई थिंक काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं। आई ऑल्सो डूज टू इट। जैसे आई ऑनेस्टली सेज टू, मैं कभी 9 बजे भी उठ जाता हूँ, कभी कभी 10 बजे, जस्ट बिकॉज ऑफ पूरे नाइट भर भी नहीं सोते हैं, राइट। तो हैबिट ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो एक सेल्फ गाइडेंस होती है, जैसे जब कोई सीख के सिखाता है, मतलब खुद पे अप्लाई करके, तब सीखने में बहुत मज़ा आता है। एंड यू आर द पर्सन लाइक दैट। जी सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि होता क्या है ना कि हम सोचते हैं कि हैबिट्स तो हमें अपनाने हैं। इनफैक्ट हमारे मन में बचपन से ये चीज़ होती है कि हाँ, अच्छी आदतें डालें। ये वर्ड तो हम लोगों ने काफ़ी बार सुनी है, बट गौर नहीं कर पाते हम कि अच्छी आदतें होती क्या है, और मतलब आदतें Right. हम क्या आदतें हैं और उन्हें डालें कैसे। तो यही चीज़ है कि पहले मैंने इन सारी चीज़ों को खुद पे ट्राई किया। ऑब्वियसली जब तक आप उन चीज़ों को खुद पे ट्राई नहीं कर सकते तो हम वो चीज़ें उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि हाँ, ये चीज़ कौन सी चीज़ वर्क करती है, कौन से नहीं करती, क्योंकि मार्केट में तो सारी चीज़ें भरी Right. पड़ी हैं। अब आपको चुनना है कि Definitely. कौन सा वाला आपके लिए सुटेबल है, कौन सा वाला दूसरों के लिए सुटेबल है, एंड कैसे हम उस सेम चीज़ को और भी ईजी करके लोगों को दे सकते हैं। सो मेरा इंटेंशन यही है कि मैं हैबिट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ, जस्ट बिकॉज कि अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ मिसिंग है ना हमारे इस एनवायरनमेंट से, वो यही है कि हम किसी भी चीज़ को स्केड्यूल नहीं कर पाते। जस्ट लाइक आपने अभी बोला कि हम रात में देर से सोते हैं, फिर हम सुबह भी लेट से उठते हैं, सही बात है। बट आप खुद देखो कि जब आप रात में ज़्यादा वर्क कर रहे हो सो दैट कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हम नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में भी लेट उठते हैं और फिर दिन में भी ये बोल के सो जाते हैं कि कल मैंने रात में ज़्यादा काम किया था। तो फायदा क्या रहा आपके रात में उठने का? कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी है वो भी लॉस में जा रहा है एंड वर्क डबल लॉस में जा रहा है, क्योंकि आपने अपना मॉर्निंग भी खराब किया, आपने अपना पूरा का पूरा डे भी खराब किया, राइट। सो हैबिट हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, लाइक कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा लें और उसकी वजह से हमारा लॉस भी कुछ ना जाए। और इसके लिए जस्ट एक लाइन है कि खुद पे दया करना बंद कर दो। जो अभी आपने बोला कि हम रात में ज़्यादा वर्क कर रहे थे, इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत ही पहले ये लाइन सुनी थी एंड तब से ये चीज़ मुझे स्टिक कर गई है कि जब भी हम एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, हम खुद पे भी बहुत ही ज़्यादा दया करने लगते हैं कि मैंने ये काम किया है तो अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा रोकना होगा कि खुद पे पहले दया करना बंद कर दो। जितना भी आप खुद के साथ रूड हो सकते हो, नॉट इन नेगेटिव सेंस, रूड हो सकते हो, मतलब कि आप जितना खुद को स्ट्रेच कर सकते हो पहले तो करो, बिकॉज ये तो एफर्ट डालने का ही टाइम है एंड देन उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात कही है। और मैंने ये रियलाइज़ किया है और मैं पूरी तरह से ये जानता भी हूँ कि यदि हम रात में 4 घंटे जागते हैं तो इस बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम दिन में 5 घंटे सोते हैं, मतलब उस टाइम से भी ज़्यादा। और जब मैं देखता हूँ कि यार आज मैं सिर्फ 12 बजे सोया, लेकिन जागा कितने बजे? जागा 8 बजे, मतलब जहाँ मुझे 4 या 5 बजे जागना चाहिए था, 3 घंटे का लॉस। आज कितने बजे उठा?
9 बजे उठा, ओ माय गॉड, 5 बजे से डायरेक्ट 5 बजे उठना चाहिए था, 4 घंटे का लॉस। और वो भी 10 बजे सोना था लेकिन 12 बजे सोया, तो वहाँ पे भी लॉस किया और इधर भी लॉस कर दिया। और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना भी बड़ा महान विद्वान, कितना ही शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, सेल्फ कंट्रोल्ड हो, जो व्यक्ति रात में जागता है ना और दिन में सोता है, डेफिनेटली उसकी बॉडी में पेन होता है। आई ऑल्सो फील्स कि जो वो पेन होता है ना और जो आलस होता है वो बॉडी में होता ही होता है। पता नहीं ईश्वर ने नाइट बनाई ही इसलिए है ताकि जो इंसान है वो सो सके, आराम कर सके। आप भी इस बात से एग्री करते होंगे बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। मैं इस चीज़ के ऊपर तो कुछ अभी नहीं बोलना चाहूँगी बिकॉज कहीं ना कहीं अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज सबका पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली अलग होता है कि राइट, सबकी जो बॉडी है वो अलग तरह से काम करती है। मे बी कोई हो जो रात में अलग ज़्यादा तरीके से, वर्क कर सकता है, कोई दिन में ज़्यादा वर्क कर सकता है। जस्ट बिकॉज कि आई एम अ ऑथर, तो जब भी मैं राइटिंग करती हूँ ना तो दिन का वो जो इन्वायरमेंट है वो उतना ज़्यादा शांत नहीं मिल पाता कि हम लिख सकें। तो इन दैट केस रात में वर्क करना पड़ता है। तो अगर कोई अपने बॉडी को उस तरह से मेंटेन कर लेता है, मे बी वो बाद में जाके जो भी हो, आई डोंट नो, बट अगर मेंटेन हो जा रहा है देन इट्स ओके। आप जब भी वर्क करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें मतलब है आपके सक्सेस से, आपकी प्रोडक्टिविटी से, ठीक है। आप जब भी आप कंफर्टेबल हो यू कैन डू इट। लेकिन हाँ, अगर आप जो बोलते हैं ना दायरे में रह के, जो भी हमारे पहले से ऐसी ट्रेडिशनल्स बनी हुई हैं, अगर उनके बीच में रह के करते हो देन इट्स मोर बेनिफिशियल। डेफिनेटली। और मेरा एक आपसे सवाल है और उस पर मैं थोड़ा सा आपका भी जानना चाहूँगा पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एग्री करते हैं या नहीं। और वो ये है कि एक लोग जो होते हैं एक तरीके के, जो कि रात में भी काम करते हैं और दिन में भी काम करते हैं। वो रात में काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो दिन में कम कर पाते हैं या फिर उनको ज़्यादा करना होता है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो रात में काम करते हैं और दिन में काम नहीं करते हैं, मतलब वो दिन को लगभग अपने आराम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों में से आप बेटर किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं और क्या चीज़ बेटर है? आई थिंक आप ये बोलना चाहते हो कि जो रात में वर्क कर रहा है वो बेटर है या फिर जो दिन में वर्क कर रहा है वो बेटर है, राइट? राइट। हाँ, तो मैंने यही बात एक्सप्लेन करी थी कि पहले तो आप ये देखो नंबर 1 कि आप किस टाइम पे कंफर्टेबल हो। क्योंकि आपका दिमाग, अगर आपका वर्क ऐसा है कि हाँ हम उसे रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो फर्स्ट प्रीफरेंस डेफिनेटली दो आप दिन में काम करने के लिए। बट इन केस आप दिन में वो आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रही तो आप रात के लिए जाओ। ऐसा नहीं है कि ये दरवाजा एकदम से बंद हुआ है आपके लिए, आप वहाँ पे जाओ, बट फर्स्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हैं डे के लिए, ऐसी कोई इश्यू भी नहीं है। ओके, सो आपका मतलब है कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको करना ये है कि सबसे पहले तो, क्योंकि दिन है तो ऑब्वियसली काम करने के लिए ही बनाया ईश्वर ने, तो दिन में काम करना ही चाहिए हमें। बट यदि आपका काम ऐसा है जो थोड़ा शांत माहौल चाहिए आपको, जैसे मान लीजिए आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, द नाइट टाइम इज़ परफेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ साइलेंस, मतलब साइलेंट रहता है वहाँ पे। लेकिन जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जो लोग दिन में आराम करते हैं और रात में व्यस्त रहते हैं, मतलब सीधी सी बात है वो कुछ सो नहीं रहे हैं। सो ऐसे लोगों के लिए मेरा कहना है कि भाई आप एक काम करो कि आपका जो दिन का टाइम है उसको यूज़ करो, नाइट को आराम करने के लिए यूज़ करो। आजकल हम फ़ोन में लगे रहते हैं, ऑब्वियसली मैं खुद मतलब अगर मैंने वीडियो देखा फेसबुक पे तो 3 घंटे देखता ही चला गया, बिकॉज वो ना साइकोलॉजी जो मूवीज़ बनाने की होती है ना, जो इस तरीके से वो चीज़ों को क्रिएट करते हैं कि लोग इसमें फंस जाए पूरी तरीके से और हम उसमें फंसते चले जाते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो अवेयर होते हैं और फिर जो आपने कहा ना, खुद पे दया मत करो, लेकिन वो दया हम करते जाते हैं, अरे थोड़ा और, अरे थोड़ा और, अरे थोड़ा और, राइट। ये चीज़ है। दैट्स ग्रेट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। एंड आई वुड लाइक कि जो लोग एक चीज़ को इम्पोज नहीं करते कि नहीं यही होगा,
जैसे यदि मैं कहूँ कि दिन में सोना गलत ही है, दैट इज़ नॉट अ राइट पॉइंट। बट यदि आप कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जब आवश्यक हो तब सोता है, चाहे वो रात हो या दिन हो, और जब आवश्यक हो तब वो काम करता है, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। तो आगे जो मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दैट इज़ अबाउट अर्ली मॉर्निंग एंड ब्रह्म मुहूर्त। what is the essence of it and is this impacts really our life? मतलब क्या वास्तव में इसका कोई साइंटिफिक इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर, और क्या इससे फ़ायदा होता है? देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो 8 बजे जागना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो 9 बजे भी जागना चाहते हैं, काफ़ी भले वो 10 बजे सो जाते हों, काफ़ी सारे लोग हैं जो 5 बजे भी बोलते हैं, काफ़ी सारे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ग्रंथों से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ, स्क्रिप्चर्स से, तो ऑब्वियसली आई प्रेफर कि 4 बजे, मतलब मैंने सुना है कि उठना ज़रूरी ही है ब्रह्म मुहूर्त में। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और आप लोगों के लिए इस पे क्या गाइडेंस देना चाहोगे? एक तो मेरा सवाल है कि सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, और कितने बजे उठना चाहिए, और क्या उठना भी चाहिए और नहीं भी उठना चाहिए? आई गॉट इट जी। तो फर्स्ट तो ये है कि डेफिनेटली जब अगर हमारे ग्रंथों में ये चीज़ लिखी है एंड लिखी ही है, तो आप पहले उस चीज़ को फर्स्ट प्रेफरेंस दो। अगर आप दे सकते हो तो दो और सुबह में उठो, बिकॉज वो जो ब्रह्म मुहूर्त वाली बात आपने बोली वो डेफिनेटली वर्क करती है। तभी तो हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ बनाया है हमारे लिए, वो चीज़ डेफिनेटली वर्क करती है। एंड दूसरा था ना कि हम कैसे उस काम को करें। लाइक अगर मैं हैबिट्स की ही बात करूँ तो अगर हैबिट्स वर्ड आता है तो शुरुआत ही इससे होती है कि सुबह उठना है। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बोलता है अच्छी आदतें डालनी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आता है कि सुबह कैसे उठें। तो उस चीज़ के लिए है कि आप अगर मान लीजिए अभी 8 बजे उठ रहे हो या फिर अभी 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, तो आप एकदम से कोशिश मत करो कि मुझे 4 बजे उठ जाना है। स्लो स्लो अगर आप चेंजेस लाना चाहोगे, लाइक अगर मान लीजिए आप 8 बजे उठते हैं, तो अगले 1 वीक के लिए या फिर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप सिर्फ आधे घंटे उसमें से डिक्रीज कीजिए, फिर आधे घंटे डिक्रीज कीजिए। क्योंकि अगर हमारे साथ क्या होता है ना, हमारी बॉडी को चेंजेस पसंद नहीं है। हम जिस भी कंडीशन में है, जिस भी अपने हम उसे कंफर्ट जोन बोलते हैं, बट हम जिस भी जोन में है ना, हम उस चीज को बहुत ही ज्यादा ऐसे पकड़ के रख लेते हैं और हमें वो चीज पसंद होती है। राइट। अगर एकदम से हमें चेंज करने के लिए बोल दिया जाता है, देन हम एक दिन करते हैं और वो पहला दिन हो भी जाता है इंटरेस्टिंगली, सेकेंड डे भी होता है और हम बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, और फिर धीरे 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 हमारा ही मोटिवेशन उसमें कम होती जाता है। लेकिन अगर आप सेम काम को धीरे धीरे उसमें चेंज लाओगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी रहेगा एंड आपके लिए भी वो सेम चीज इजी बन जाती है कि आप इस आदत को, या फिर आप कोई भी, अगर मान लीजिए आपको मॉर्निंग में ही जल्दी उठनी है, तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उस काम को करेंगे तो उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मिलेगा एंड आपके अंदर वो डिमोटिवेशन वाली बात नहीं आएगी कि अब मुझे ये सारी चीजें छोड़ देनी है। ओके, वाह। तो आपका मतलब है कि जो भी चीज़ें हम प्रोडक्टिविटी में लाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनको एकदम से ना करें, सुबह जल्दी एकदम से नहीं उठना शुरू करना है, धीरे धीरे उठना शुरू करना है, राइट। और अकॉर्डिंग टू यू विच टाइम इज़ परफेक्ट, नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी फार, नॉट वेरी क्लोज, मतलब सेंटर ऑफ द। आई थिंक अगर आप 4:30 to 5 या फिर कह लें 4 बजे से 5 बजे तक अगर उठ जाते हो तो बढ़िया है। क्योंकि रीजन ये है ना, आज के टाइम में अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग वो मेंटली ज्यादा काम करते हैं, फिजिकली डेफिनेटली करते हैं, बट मेंटली भी उनका काम बहुत ही ज्यादा हो रहा है। क्योंकि हमारा वर्क ही आजकल जो है वो थोड़ा सा टेक्निकली हो गया है। तो जब भी हम अपने माइंड से वर्क करते हैं, जब भी हमारा मेंटल वर्क होता है, तो उस केस में हमें लगता है कि हमने काम नहीं किया, बट फिजिकली के कंपैरिजन में हमारा जब माइंड वर्क करता है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये एक रिसर्च है। और जब हमें थोड़ा ज़्यादा रेस्ट चाहिए तो अपने बॉडी से इतने भी स्ट्रिक्ट मत हो जाओ कि नहीं हमें इतना ही सोना है, हमें थोड़ा कम रेस्ट करना है। रेस्ट भी जरूरी है, तो थोड़ा सा उस गैप को भी मेंटेन रखना है कि हाँ मुझे रेस्ट भी करना है ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके।
क्योंकि जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ Right. हम रेस्ट कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट कहीं ना कहीं जब हम रेस्ट करते हैं, माइंड को अपने रिलैक्स करते हैं, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है, हमारा माइंड और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप 4 से 5 बजे उठते हो देन इट्स परफेक्ट। ओके, सो मतलब 4 से 5 या 5:30 बजे का टाइम ऐसा है जहाँ पे ऑलमोस्ट कि आप हेल्दी वेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको इतने इस टाइम में उठना ही चाहिए। इतना तो कंपलसरी है। और ऑब्वियसली हम इंसान हैं यार, हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या जानवर हमारी जगह पे 5 बजे उठने के लिए आएंगे? उन्हें तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जस्ट बिकॉज कि हम खुद पे दया कर देते हैं, अरे यार 1 महीने से उठ रहा हूँ, आज तो सो लेने दो, आज तो सोने में क्या जा रहा है, ये शरीर है ख़राब हो जाएगा। हम इन सारी चीज़ों से घिर जाते हैं। और मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कुछ दिन काम करते हैं या थोड़ा काम करते हैं और रात रात भर एक चीज़, जैसे एक मूवी शुरू की तो वो देखते ही चले गए, मतलब सुबह हो गई और फिर पता चला कि सुबह जब से सोए तो 12 और 1 बजे उठे। तो मेरे जैसे जो लोग हैं, जो कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो हम अपनी इस आदत को, मैं कहना चाहूँगा कि कम या ख़त्म कैसे करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारे लिए सही नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो फ्लो में चले जाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी कैसे लाएं हम इस चीज़ में? जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, आप ये बोलना चाहते हो कि जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं, जिसे कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि मुझे इस आदत को छोड़ना है, तो हम उसे कैसे छोड़ें, राइट? तो इसके लिए भी वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला डेफिनेटली यूज होता है कि आप पहले धीरे धीरे उस काम को करने, मतलब छोड़ो। जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे सुबह मतलब रात में हमें वर्क नहीं करना, लाइक हमें फोन नहीं देखना, तो धीरे धीरे, लाइक अगर मान लीजिए आप पूरे वीक इस काम को कर रहे हो, एक दिन ऐसा निकाल लो जिसे कि आप उसे छोड़ सकते हैं मोबाइल को, फिर 2 दिन निकालिए जिसे कि आप छोड़ सकते हैं। नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपने ये पहला, जैसे एक दिन अगर आपने छोड़ दिया उस वर्क को, आपने मोबाइल चलाना छोड़ दिया पहले दिन, तो आप उसके बाद खुद को रिवॉर्ड दो कि मैंने ये सोचा था और मैंने इस काम को किया। क्योंकि बोला जाता है एक्शन रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। जो भी एक्शन आप कर रहे हैं और उसके बाद आपने खुद को रिवॉर्ड दे दिया, तो आप उस काम को फिर से करने वाले हो, एंड एक्शन पनिश्ड इज अवॉइडेड। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरी ये बुरी आदत छूट नहीं रही है, उस केस में आप कोई भी ऐसा पनिशमेंट खुद को दो। इन द सेंस कि अगर आपको जंक फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए आज रात में आपने ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर लिया, तो नेक्स्ट डे आपको ये खुद से सोचना होगा कि आज मुझे जंक फूड नहीं लेना, या फिर आज मुझे फ़ोन नहीं चलाना। खुद को आपको पनिशमेंट देना उस चीज़ के लिए, एंड धीरे धीरे आप उस काम को छोड़ने लगेंगे। आई थिंक इट विल हेल्प। ऑल राइट, दैट मीन्स हाँ, इट राइट, ये इट्स परफेक्ट आंसर। और मैंने कई बार ऐसा किया है, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हम उन चीज़ों को खो देते हैं कि भाई आज यदि मैं सुबह नहीं उठा तो मैं फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, या फिर आज खाना ही नहीं खाना, ऐसी सारी चीज़ें। बट हम कहीं ना कहीं उनको अवॉइड कर देते हैं और उनमें ढील दे देते हैं, वो दया अपने आप पे कर देते हैं, जिसके कारण वो चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं ऑब्वियसली, डेफिनेटली। सो दिस इज़ द राइट आंसर फ्रॉम यू एंड परफेक्ट फॉर द ऑडियंस। और अगला मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे परफेक्ट किया जाए, क्योंकि मैं जैसे ही कोई भी काम करने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि ये काम ऐसा है जो मैं हाथों से कर रहा हूँ, तो साइड में मूवी चला लेता हूँ, साइड में कोई सॉन्ग चल रहा है या फिर कुछ ऐसा जो देखने लायक है, राइट। तो वो पूरी तरीके से, जैसे मान लीजिए मुझे ये टाइम मैनेजमेंट ले लेते कि मुझे ये पॉडकास्ट शूट करके एडिट करके एंड अपलोड करना है, तो इन चीज़ों में जैसे टाइम मैनेजमेंट को कैसे परफेक्ट किया जाए कि मेरे जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाएं, मेरा टाइम भी सेव हो जाए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं, मतलब मैं खुद देख रहा हूँ कि टाइम चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, पता नहीं कल ही 20 तारीख थी और आज 24 तारीख हो गई, मतलब पता ही नहीं चल रहा कब 21 है कब 23 है। जैसे कल 23 थी, 22 थी, पता ही नहीं चल रहा, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, राइट।
ऐसा लग रहा है कि मतलब ज़िंदगी है ना, चल नहीं रही है, ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, बस कट रही है, वो एक रूटीन में ढली हुई है, आजकल परसों, और पता ही नहीं चल रहा कि वो परसों क्या था। और हम जो कहते हैं ना, हर दिन को बेहतरीन बनाओ, शानदार बनाओ, यादगार बनाओ, ऐसा बनाओ कि हर दिन याद रहे। अरे क्या याद रहे, पूरे महीने का ही पता नहीं चलता। तो एक जो लिविंग एज होता है, जो मतलब बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीना, तो वो कैसे करें, और दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट इट कैन हैपन। तो हाउ टू डू दैट? आई गॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन था डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के यूथ के लिए, बट कहीं ना कहीं ये भी है ना कि ये जो पूरा सिनेरियो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से है। अगर देखें तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई रीजन ही नहीं है। मतलब अगर देखें तो यूथ जो है ना वो काम कर रहे हैं, लाइक वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, अगर उन्हें पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट ये नहीं पता उन्हें कि वो पढ़ क्यों रहे हैं। अगर जो जॉब कर रहे हैं, राइट, जो 9 to 5 वर्क कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो वर्क क्यों कर रहे हैं। और जब तक, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हमें शुरुआत करते हैं हम पता होने से, और बाद में हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कर क्यों रहे हैं। मतलब शुरू में पता है कि मैं हाँ कुछ बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही 2 महीने गुजरते हैं भूल गए कि हम क्या बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल, प्लीज़। हाँ तो वही, जब अगर हमारा वाई, इसीलिए बोलते हैं ना, अगर वाई क्लियर रहे, अगर हम फोकस रहे कि हमें ये एक चीज ही चाहिए। हमारे माइंड में होता क्या है ना कि जब भी हम कुछ भी सक्सेस पाना होता है हमें, तो हमें क्या चाहिए, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए, हमें एक अच्छा फैमिली भी चाहिए, एक घर भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, मर्सिडीज BMW सब कुछ चाहिए, और यही सब चाहिए, और सबके चक्कर में होता क्या है, हम हमारे पास कुछ भी नहीं आ पाता। मतलब आने को तो आएगा लॉन्ग टर्म में, बट हम पहले बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ चाहिए तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा, और फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहले आप अपना एक गोल बनाओ जो कि आपका लॉन्ग टर्म हो। अब लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि मुझे घर भी बना लेना है, मुझे कार भी चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए बाद में, बट एक चीज जो कि आपको शिद्दत से चाहिए, लाइक अगर आपको घर ही बनाना है या फिर आपको कोई ऐसा पोस्ट ही चाहिए, तो वो चीज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड आप जो भी काम कर रहे हैं वो उस चीज के लिए होनी चाहिए। एक छोटा सा फ्रेज है कि वॉट एवर इट टेक्स, मतलब जो भी आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आप जो भी मांग चाहिए, वो जो भी मांग रहा है आप उसे देने के लिए रेडी हो। वैसे पहले सवाल करो कि ऐसा कौन, जो भी आपको चाहिए 5, 6, 10 जितने भी आपके लिस्ट है, लिस्ट बना लो, और ऐसा सोचो कि भगवान आपके सामने खड़े हैं और वो पूछ रहे हैं कि कौन सा एक चाहिए जो मैं अभी तुम्हें दे दूं। डेफिनेटली आप एक चूज करोगे उसमें से कि हाँ कौन सा एक चाहिए, और जो एक आपको पहले आपके माइंड में आएगा ना, सबको हटा दो और सिर्फ उस एक के ऊपर फोकस कीजिए कि मुझे सिर्फ वो एक चाहिए। डेफिनेटली आप उसे बाद में करना, जो भी आपकी सारी डिटेल्स हैं, लेकिन फर्स्ट आप फोकस कीजिए उस चीज पे, क्योंकि वो आपका मेन वाई है कि वो आप काम क्यों कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई तो क्लियर हो गया कि आप क्यों इस काम को कर रहे हैं। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि टाइम मैनेज कैसे करें। तो ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में कि टाइम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 24 आवर्स ही सबके पास है, और इसी 24 आवर्स में कोई बहुत कुछ कर जाता है एंड कोई कुछ नहीं कर पाता। एंड द प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट कि हमें क्या होता है ना, पूरे दिन का भी हमारा यही हाल है कि हमें दिन में भी सब कुछ कर लेना है। जो भी हमारे शेड्यूल्स है, अगर पढ़ाई करनी है तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेने हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम वो सारे कवर नहीं कर पाते। तो पहले तो आपको खुद से सच बोलना है। फर्स्ट एक चीज की आदत डालिए, नंबर 1 की डेली रूटीन बनाइए। जो भी आपका नेक्स्ट डे है, लाइक कल आपके दिन में जो भी होने वाला है, उसके लिए आपको एक रात पहले ही प्रिपेयर करना है। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि क्यों ये करना जरूरी है। अगर देखिए तो आपका जो आज का दिन था, मैं आप पे एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। आपका जो आज का दिन है वो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कल का दिन सेम नहीं था। कल आपके पूरे दिन का शेड्यूल कुछ और था, आज कुछ और है।
राइट। एंड डेफिनेटली कल कुछ और होने वाला है, कल भी सेम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं ना कि जब भी हम रूटीन बनाने बैठते हैं, वी आर लाइक सारे दिन तो सेम होंगे, पूरा टाइम हम ऐसे ब्लॉक कर देते हैं कि पूरे महीने का, पूरे साल का, 6 महीने का हमारा ये रूटीन है। बट अब खुद सोचो कि अगर Right. एक दिन दूसरे से नहीं मिल रहा है तो पूरे 6 महीने तो कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है Right. कि डेली के लिए आप रूटीन बनाओ, ताकि आपको पता रहेगा कि कल का आपका प्लान क्या है, कल की प्रायोरिटीज क्या है। आप उस रूटीन में पहले लिखिए, टाइम ब्लॉक कीजिए कि इतने से इतने टाइम तक ये करना है। उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी आपका लीज टाइम है, लाइक अगर फोन देखना है तो उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालो। क्योंकि होता क्या है ना, हम खुद से झूठ बोल देते हैं फोन नहीं देखना, हमें फोन छोड़ देना है, बट फोन देखने के लिए टाइम चाहिए होता है। और हम क्या करते हैं ना, हम उसी रूटीन में से फोन देखने का टाइम निकाल लेते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो आधे घंटे की जगह 2 से 3 घंटे लेके जाता है। तो आप खुद से सच बोलो कि Definitely. मुझे फोन देखना है। ओके, आपको एक्सेप्ट करना होगा इस चीज को कि आपको फोन देखना है। उसके लिए प्रॉपर हाफ एन आवर का टाइम निकालिए। तो वहां पे जब आपके पास टाइम ब्लॉक्ड है कि हाँ मुझे 12 से 12:30 अगर फोन चलाने हैं, तो फिर वो मे बी कि 1 बजेगा, पर 1 से 2 या 3 कभी नहीं बजेगा। तो पहले तो आपको अपना टाइम Okay. ब्लॉक करना है सारे टर्म्स एंड कंडीशन के Right. साथ, कि आपको अगर वॉक पे भी जाना है तो उसका भी प्रॉपर टाइम होना चाहिए आपकी रूटीन में। एंड जब भी आपका रूटीन बन जाता है, नंबर 3 आपको क्या करना है कि उसमें से आपको अपने टॉप 3 वर्ड्स लिखने हैं। आपको लाइक अगर आज आपको पढ़ाई करनी है तो 3 सब्जेक्ट्स ऐसे लिख लो कि आज मुझे ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कैसे भी पढ़ने हैं, भले इसके अलावा बाकी सारे छूट जाए, इट डजंट मैटर, बट मेन प्रायोरिटी ये 3 है। और उसके बाद अगर Okay. कोई हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो बढ़िया है, कम से कम ये 3 तो कंप्लीट होगा उस केस में। होप यू गॉट इट। ओके। दरअसल बात क्या है ना कि हमें ये चीज़ पता है, मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूँ और आपको फैक्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले 3 दिन से मैं सिर्फ एक पॉडकास्ट को पूरी तरह एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कुछ उसमें वॉइस के ग्लिच हैं, कुछ वीडियो ग्लिचेस हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं है उसको एडिट करना। और मैं कल रात भर कुछ ऐसा सीरियल देखा, बट वो वीडियो मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया, नहीं तो वो कल भी शूट करके एडिट करके पूरा अपलोड हो जाता या आज भी हो जाएगा। बट तो फिर भी मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, जस्ट कि मुझे सारी चीज़ें पता है ऑब्वियसली, बट फिर भी मैं फ्लो में पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, ये चीज़ मैं पता नहीं कर पाता हूँ। राइट। सो आपने बताया कि 3 टास्क, आई नो वेरी वेल कि 3 टास्क लिखना चाहिए, बट लिखता नहीं हूँ। सो आपके कहने पे मैं आज का अपना पहला टास्क लिखता हूँ, 3 नहीं, कि वो पॉडकास्ट मुझे आज अपलोड करना है। एंड सेकंड टास्क इज़ दिस पॉडकास्ट टू एडिट एंड अपलोड इट। ओके, सो दिस इज़ माई हाँ Yes. क्या होता है ना कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमें करना है, तो उस टाइम पे भी हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमें बहुत कुछ कर लेना है। अगर आपके लिए ये चीज इजी है देन इट्स ओके, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हम शुरुआत करते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं कि हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बट वो ट्रूथ आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा माइंड इतना ही काम कर रहा है, मुझसे इतना ही वर्क होगा, तो बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे 1 घंटे ही पढ़ाई होती है तो आप 1 घंटे का वर्क लो और फिर जाके उस काम को करो। बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे आपको ऐसा बहुत ज्यादा बर्डन ले लेना है कि मुझे सब कुछ कर लेना है। उस सीन को पहले आपको पूरी तरह से छोड़ना होगा कि सब कुछ होने वाला नहीं है। जी, ये बताता हूँ आपको कि मैं पिछले 3 साल से स्पीकिंग कोचिंग में हूँ एंड कर रहा हूँ। तो मैं अपने टाइम को यदि प्रिसाइज करूँ तो मैं देखता हूँ कि यार मैंने तो सिर्फ 2-3 महीने ही काम किया है सिर्फ। पूरा अगर मैं प्रोडक्टिविटी निकालूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 या 100 दिन की प्रोडक्टिव होगी पूरी 1 से 1.5 साल में। अगर लगातार काम किया जाए तो हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट, इतना। सो मैं देखता हूँ कि मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी है, अब तो बस इतना टाइम जो है ना वो इतने में झोंक देना है मेरे को, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पता है मेरे को, जानता हूँ मैं, मेरे को हर चीज़ पता है, पर फिर भी आई एम नॉट एबल टू डू, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट इट। मतलब सारी चीज़ें जानते हुए, समझते हुए भी, लेकिन हाँ जब मैं यहाँ पे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ तो एक शर्म आती है खुद को
एक धक्का लगता है कि भाई मैं सामने बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। ऑब्वियसली आपके सामने ये चीज़ रखने का भी ये मकसद है मेरा, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी बंदा है जो इसके साथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी एक ज़िंदगी जी रहे हैं, नो मैटर कि मैं एक स्पीकर हूँ, कोच हूँ। तो क्योंकि वो भैया जो यहाँ पे आते हैं मेरे साथ में, वो कहते हैं यार विवेक तुमने ये नहीं किया, तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो, क्या मोटिवेट करोगे। तो मेरे को खुद डिमोटिवेट कर जाते हैं कोई एक चीज़ बोल के, तो आई इग्नोर दिस, बट हमसे होती तो हैं, राइट, और होना स्वाभाविक बात है। सो आई डेफिनेटली इम्प्रूव इट, डेफिनेटली मतलब करना ही करना है ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमारे पास कोई काम नहीं होते ना, तब हम ये सारी चीज़ें करते हैं। नाउ अगली चीज़ पर आते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हैबिट बिल्डिंग, दैट इज़ बुक रीडिंग। आई ऑनेस्टली टेल्स यू रिया जी, किताब पढ़ना जीवन का सबसे अच्छा सुख है, सबसे सच्चा सुख है। मतलब कोई व्यक्ति खाना कम खा ले, कम पी ले, पर पढ़े बहुत ज़्यादा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे ना सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट होता है, बल्कि हमें अंदर से खुद को जानने को मिलता है। मैं उन बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी, आईएएस, इंजीनियरिंग, नॉट दैट लाइक दैट। हाँ, सेल्फ हेल्प बुक्स जो एक इंसान को बनाती हैं, इंजीनियर को नहीं, जो एक इंसान को बनाती हैं। इंजीनियर, इंसान बाद में इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, बट उन बुक्स की बात कर रहा हूँ जो इंसान को बनाती हैं। अब बात आती है बुक्स को पढ़ने की, और हम उनको नहीं पढ़ पाते हैं। अभी मैं घर गया था रक्षाबंधन पे, तो वहाँ से मनुस्मृति लेके आया ना, तो मैंने उसको, मतलब जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो उसको मैं पढ़ते आया, मैंने प्रीफेस उसका फिनिश कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या है। बट फिर इनसाइडर जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट नहीं किया, ना तो घर पे ना यहाँ पे। और कोई कोई सी बुक्स है जो मैं, चलो आज ये पढ़ लेता हूँ, अरे ये वाली अच्छी है, चलो इसका एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ। तो मेरा मकसद ये है आपसे जानने का कि हम बुक रीडिंग को अच्छा कैसे करें, प्रॉपर बुक्स को फिनिश करते जाएं, उसके नॉलेज को गेन करके ग्रो होते जाएं। तो बुक रीडिंग पे आई वांट टू नो योर गाइडेंस फॉर मी और फॉर द ऑडियंस। अच्छा, वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल तो रहे हो कि आपने बुक रीडिंग नहीं करी है, बट आई नो दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि बुक रीडिंग, डेफिनेटली बुक्स तो हमें पढ़नी ही चाहिए। जस्ट बिकॉज कि अगर जो भी बंदा जिसने बुक लिखी है वो अगर मान लीजिए वो 40 इयर्स का है जब उसने बुक लिखी थी, तो वो अपने 40 इयर्स के एक्सपीरियंस को, जो उसमें बेस्ट पार्ट था, उसको आपको डाल रहा है। मीन्स अगर आप एक बुक पढ़ते हो तो आप उसके 40 साल में जो भी उसने एक्सपीरियंस करी है, आप उसको सिर्फ एक बुक से पढ़ सकते हो। दैट इज वंडरफुल, राइट। तो डेफिनेटली बुक्स पढ़ना तो ग्रेट है। मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। पहले के टाइम में जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी, उस टाइम पे क्या होता था कि मुझे पढ़ाई करना उतना भी बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगता था। बट ऐसा था ना, हमारे माइंड में पहले से फीड किया गया है कि हमारे अगर देखें हमारी सोसाइटी में अच्छे बच्चों की क्राइटेरिया क्या है, पढ़ाई ज्यादा करना, अच्छे मार्क्स स्कोर करना एंड ऑल दैट। तो मेरे माइंड में था कि हाँ, उस क्राइटेरिया में मुझे तो फिट होना है कैसे भी, बशर्ते मुझे पढ़ना पसंद हो नहीं हो, वहां पे मुझे आना है। दैट आई एम अ गुड गर्ल, राइट जी। तो क्या होता था ना कि मैं अपने फ्रेंड्स से, खुद से मैं ऐसा बोलना स्टार्ट करती थी कि मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। इंस्टेंट मुझे पसंद नहीं है, बट आई यूज टू टॉक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस सेंस में नहीं कि मुझे खुद को बहुत ज्यादा दिखाना है, या फिर उस सेंस में नहीं, इस सेंस में कि जितनी भी और भी मैं ये चीज बोलूंगी ना कि मुझे पढ़ाई करना पसंद है, माइंड वो चीज गेन करेगा और फिर धीरे धीरे वो हम पढ़ सकते हैं। तो ये चीज मैंने बचपन से स्टार्ट करी। उस टाइम पे मुझे ये तो पता नहीं था बिल्कुल भी कि सबकॉन्शियस क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बट मेरे माइंड में ऐसा आता गया कि मुझे खुद से बोलना, मुझे पढ़ाई करना पसंद है। एंड ग्रेजुअली वो चेंज मैंने देखा है खुद में कि बाद में मुझे बुक्स पढ़ना खुद ही पसंद आने लगा। व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है। तो ऑब्वियसली उस टाइम तो ऑप्शंस ही हमारे पास होते थे कुछ ही, जस्ट लाइक इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एंड यही कुछ होता था।
तो डॉक्टर वाला तो केस ही नहीं था कि डॉक्टर बनना है। तो हुआ क्या ना कि सर ने सबसे पूछा और जैसे ही मेरी बारी आई मैंने बोल दिया राइटर। मुझे कुछ ऐसे माइंड में है नहीं कि मुझे राइटिंग करना है नहीं करना है। मेरे जब मैं बोल रही थी अपने फ्रेंड से ना कि मुझे पढ़ना है, जस्ट मुझे आता गया दिमाग में कि हाँ लिखना है, और मैंने उनसे बोल दिया राइटर। बोलने के बाद बस मुझे याद था कि मैंने राइटर बोला है, और मेरे सारे फ्रेंड्स लाइक राइटर बनना है तुमको क्योंकि ये तो सबसे डिफरेंट है। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैंने बोल दिया खुद से, और टीचर से मैंने बोल दिया कि हाँ राइटर बनना है। और तब जाके धीरे धीरे मेरे माइंड में आया कि राइटिंग वाला फील्ड थोड़ा अलग है, ट्राई कर सकते हैं। मैं 6, 7 ऐसे स्टोरीज में लिखा करती थी, बट हम उस टाइम उतना ध्यान नहीं देते थे। इनफैक्ट मेरी एक भी स्टोरीज मेरे पास है नहीं, लेकिन बस वो माइंड में फील होते गया कि मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। एंड ग्रेजुअली उसका चेंज अभी देखने को मिल रहा है कि अभी जब भी मैं बुक रीडिंग करती हूँ मुझे काफी मजा आता है बुक रीड करने। तो अगर बुक रीडिंग की आदत किसी को डालनी है ना, कुछ 2-4 टिप्स देती हूँ। तो नंबर 1 तो यही है कि आप खुद से झूठ बोलना शुरू कर दो, क्योंकि बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप नहीं कर सकते कम से कम झूठ बोलते जाओ कि हाँ मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। और जो मैंने फर्स्ट में बताया था कि स्मॉल चेंजेस अगर करोगे तो वो आपको बिग इम्पैक्ट दिखेगा। तो फर्स्ट क्या कीजिए कि अगर बुक रीड करना है, आप बुक मत पढ़ो, इट डजेंट मैटर, जस्ट बुक को खोल के उसको देखोगे उसमें क्या है। 5 मिनट पहले दिन 5 मिनट जस्ट बुक के पेजेस को पलटते जाइए। फिर सेकेंड डे भी उसको बुक के पेजेस को पलटते जाइए। 2-3 दिन करने के बाद आपको खुद मन करेगा कि एक बार बुक को पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी बुक पढ़ना स्टार्ट करो तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी बुक ऐसे परचेज कर लिया, हमने कोई भी बुक पढ़ना हमने स्टार्ट कर लिया। पहला ये आपके लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होने वाला है कि आपको बुक पढ़ने की आदत लगने वाली है इन फ्यूचर। तो उस बुक को सोच समझ के आप चूज कीजिए कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है, कौन सा बेस्ट है। उसके लिए सर्च रिसर्च करो। ये थोड़ा सा और लगेगा कि एक बुक परचेज करने के लिए हमें सर्च रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट फर्स्ट टाइम आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट। जब मैंने स्टार्ट बिल्कुल सही बात कही है आपने। जी कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि जो बुक होती है ना, वो मैंने खुद देखा है कि जब एक इंसान वो बुक पढ़ता है ना, उसका कैरेक्टर ही बदल जाता है उसके बाद। मतलब मैंने इस चीज़ को रियल में देखा है लोगों के अंदर। मतलब मेरे क्लोज टू पर्सन है, मैंने देखा कि उन्होंने एक किताब पढ़ी एंड उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसी बुक से उसी टाइप का पर्सपेक्टिव दूसरे इंसान का हो जाएगा, नहीं, उससे उनका हुआ लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्योंकि वो इंसान उस समय पे जो सोच रहा है वो पढ़ रहा है, हो सकता है उसको समझ ना हो, केवल वो उसी को फॉलो करता जा रहा हो। क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान उसे कहते हैं कि आपने कुछ कहीं से सुना और देखा, अब आपने उसको सेल्फ एनालाइज करके वो सही है या गलत है ये डिफाइन करने के बाद जब आप उसको सामने रखते हैं, दैट इज ज्ञान, वो ज्ञान है। राइट। तो कई बार इसमें कई सारे लोग भेद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि बुक्स मेक्स अ पर्सनैलिटी। एक जो पुस्तक है वो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। प्लीज़। सही बात, बिल्कुल भी सही बात। क्योंकि जब भी हम बुक पढ़ते हैं ना, हम वही चीज़ पढ़ते हैं जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट हो। जो अगर फिक्शंस पसंद करते हैं तो वो नॉन फिक्शनल बुक उतनी जल्दी कैच नहीं कर पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार उस बुक को चूज कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो और आपकी आपकी एक और बिल्ड करता है। हाँ जी। आपकी एक और बात को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो आपने कही है। कई बार होता है कि हम बुक के कवर को देख लेते हैं, राइट, और बुक के कवर को देख के वाव कितना मस्त नाम है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ओह माय गॉड, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और हम उसे परचेज कर लेते हैं। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट जो आपने बात कही है, दैट इज इंटरेस्टिंग, जब उसका प्रीफेस आता है
जब उसको पढ़ते हैं ना तब असल में पता चलता है कि ये बुक कैसी होने वाली है और इसे मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं। सो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि कोई भी बुक खरीदने से पहले एटलीस्ट उसके प्रीफेस के बारे में जान ले, ना कि नाम के बारे में। क्योंकि मैंने खुद ने क्योंकि किताब पढ़ी है और किताब पढ़ने से ज़्यादा मैं लोगों को सुनने से सीखा हूँ। तो किताब पढ़ते समय मैंने देखा है कि उसकी जो हेडलाइन है प्रीफेस की, उसी से चैप्टर का इंटरेस्ट बनता है। मतलब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे या नहीं वो डिसाइड करते हैं प्रीफेस लाइन, उसकी हेडिंग की इस चैप्टर का नाम ये है, ये इतने चैप्टर हैं इसमें, तो वो चैप्टर का नाम ही इंटरेस्टिंग होता है तो हम उसे पढ़ते चले जाते हैं। सो मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि भाई यदि आप बुक खरीदना चाह रहे हो पढ़ने के लिए तो सबसे पहले बुक कौन सी खरीदना चाह रहे हो और उसके प्रीफेस को एक बार देख लो। क्योंकि आपको ये पता चल गया ना कि अंदर उसमें क्या है तो बहुत आसानी से पढ़ लोगे। क्योंकि किताबें मेरे पास बहुत सारी रखी हैं, पढ़ मैं एक भी नहीं पा रहा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दैट्स ग्रेट पॉइंट। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट Okay. आपने बोली सर। एंड इस चीज़ को भी मैं बहुत ही लेटली समझ पाई हूँ। मैंने एक साथ 3 बुक्स ऑर्डर करी थी एंड फर्स्ट बुक वाज जस्ट फैंटास्टिक। क्योंकि जब मैंने वो बुक पढ़ा तो मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेशन, मुझे लगा कि मैं तो अब बुक्स पढ़ सकती हूँ, बहुत ही ईजी है बुक्स पढ़ना। सेकंड बुक जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, नो डाउट बहुत ही अच्छी बुक थी, बट वो बुक मुझसे गुम हो गई। अब मैं उस सेम बुक को ढूंढने में लगी हूँ। मैंने 2 दिन 3 दिन ढूंढा एंड वो बुक नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि थर्ड वाली को ट्राई करते हैं एंड थर्ड वाले के 2 से 3 पेजेस को मैंने 5 से 10 बार ही पढ़ लिए, बट वो बुक मुझे पसंद नहीं आई। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुक खराब है, बट होता है कि सबको सारी चीजें नहीं पसंद आती या फिर हाँ, वो right. जो वो राइटर बताना चाहते हैं मैं उस चीज को कैच नहीं कर पा रही थी कि वो बताना क्या चाहते हैं। और जब तक हमें उससे कुछ प्रॉफिट होगा नहीं हमें वो बुक भी पसंद नहीं आएगी। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बुक के नेम को पढ़ो मत, बुक के कवर को मत देखो, ये देखो कि उसके अंदर आपको मिलेगा क्या। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक अभी बुक परचेज किया एंड वो बुक उतना भी ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं था, देखने में थोड़ा सा कूल था, बट हाँ ठीक है, जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि इट इज समथिंग जो कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, नॉट जस्ट कि हम बुक को रीड कर रहे हैं। मतलब कि डिपेंड ये नहीं करता कि बुक कैसा रहा है, नाम कैसा है, आपको उससे वैल्यू क्या मिलने वाली है, इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली, डेफिनेटली, परफेक्ट। एंड मतलब ये चीज़ मुझे आज ही पता चली है कि किसी बुक को मैं पढ़ पाऊंगी या नहीं, ये मुझे पता चल गया जस्ट बिकॉज कि मेरे पास बिग बुक ऑफ मनुस्मृति दैट आई टुक फ्रॉम माई होम एंड मैंने उसका पूरा प्रीफेस पढ़ लिया, जितने भी उसमें चैप्टर हैं, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसको ख़त्म करके ही मानूंगा। क्योंकि उसके जो चैप्टर के नाम मैंने पढ़े ना, दैट इज़ कम्प्लीटली बहुत इंटरेस्टिंग, जो उसके अंदर है। तो ये पक्की बात है कि हम उसको पढ़ लेंगे। ऑब्वियसली जैसे टाइम मैनेजमेंट मुझे करना है, अभी मैं आपसे उसके बारे में पूछ रहा हूँ। मेरे पास ब्रायन ट्रेसी की बुक रखी हुई है, उसके ऊपर प्रोडक्टिविटी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट मुझे पता है कि प्रोडक्टिविटी लाई कैसे जाती है, बस मुझे ये पता है कि मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं यदि रिया जी से उनका एक्सपीरियंस पूछूंगा तो वो कुछ ऐसा बताएंगे जो ऑब्वियसली मेरी गलतियों को मैं बता करके, बुक को मैं अपनी गलतियाँ नहीं बता सकता, बट दे विल गाइड टू मी। ओके, दैट्स द थिंग। सो अगला अब हम उस पर आते हैं, दैट इज़ ऑन बैंक, जस्ट धमाके में है सोशल मीडिया। ओके, सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी है, राइट। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया जो है ना, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ सोशल मीडिया की। मेरे सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम अकाउंट को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में मेरे सिर्फ 1,000 फॉलोवर हैं। मुझे 2 साल पहले भी पता था कि मुझे काम करना है, आज भी पता है और आगे भी पता रहेगा, बट 1 महीने का काम करने में मैंने 2 साल लगा दिए। अब आप इसको मेरी कमी कहिए या फिर किसी और काम में, बट मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मैं कर नहीं सकता था, मेरे हाथ में था ये करना,
जैसे मेरे साथ के जो लोग हैं उनके 50,000 फॉलोअर हो चुके हैं, जो मेरे लेवल पे थे कुछ समय ही पहले, बट फिर भी मैं वो चीज़ नहीं कर पाया, जबकि मेरे को पता है सारी चीज़ें करना आता है और लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर हूँ, बट मैं उस चीज़ को नहीं कर पाया, राइट। और कहीं ना कहीं जो अपना राइट टाइम हमें देना चाहिए वो नहीं दे पाया। और इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम किसी और चीज़ को करने जाते हैं और किसी और चीज़ में लग जाते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एंड दैट इज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम से कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी वो अपना इम्पोर्टेंट टाइम इंस्टाग्राम पे या तो रील देखने में या रील बनाने में बिजी हैं। और क्योंकि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकता हूँ कि लोगों ने कितना समय खत्म किया है, बर्बाद किया है। आज आप ऐसे ही लाखों लोगों को देख सकते हो जो पिछले 2 साल से प्रॉपर अकाउंट्स चला रहे हैं और उनको एक पैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बट स्टिल गिविंग देयर टाइम। क्योंकि केवल मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद जिन्होंने मेरी जैसी मिस्टेक्स की होगी या जो कर रहे होंगे। सो हाउ टू अवॉइड इट, उसको अच्छे में कैसे लगाएं, सोशल मीडिया को गुड तरीके से कैसे लगाएं। जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम पे मेहनत करना तो इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि उससे पैसा वगैरह नहीं आता, बट स्टिल यूट्यूब इज़ बेस्ट और काफ़ी सारे लोग उस पर कर रहे हैं। बट क्योंकि रील देखने में या सिर्फ रील बनाने में जो कि किसी काम के नहीं है, उस चीज़ में अपना टाइम देना और हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइम किसी जगह पे लगना चाहिए। सोचिए कि यदि मैं लगातार 2 साल से यूट्यूब पे काम करता तो लाखों में मेरे सब्सक्राइबर होते। और ऐसा तो फिर आप पूछेंगे विवेक जी आप कर क्या रहे थे। अब मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं बिज़ी था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर नहीं पाया वो चीज़, ये मेरा फेलियर है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं। तो टू बी प्रैक्टिकली हाउ टू अवॉइड सोशल मीडिया एंड हाउ टू वर्क ऑन सोशल मीडिया विथ प्रोडक्टिविटी, मतलब इससे बचे कैसे और इसका अच्छे से यूज़ भी कैसे करें। ऑल्सो फॉर स्पेशली आ यूथ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो अपने आप को एक डायरेक्शन में कैसे ले जाएं आज सोशल मीडिया से, क्योंकि दूर रहना तो आप भी जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल टू कन्वर्ट, ट्राई टू कन्वर्ट इट इन पॉजिटिविटी। सो प्लीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बोला कि आपने अपना 2 साल दिया यूट्यूब पे एंड ये अभी 1000 पे है। सो अगर हम देखें तो इसे आप बुरा नहीं कह सकते, बिकॉज मैं अभी उस सिचुएशन में हूँ, बट आई नो कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ थी। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम 2 साल एक चीज को देते हैं ना तो हमें अपनी गलतियों का पता होता है। और ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं करी, तो उस टाइम पे मेहनत भी किया था, बट ऐसा था कि हमें राइट पाथ नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। वी आर जस्ट लाइक कि हमें पता है कि हमें क्या करना है का प्रॉपर आंसर है हमारे पास, दैट हमें वीडियोस बनाने हैं, यूट्यूब पे डालना है, ग्रो करना है, ठीक है, बट कैसे करना है ये चीजें हमें उस टाइम पे नहीं पता थी। तो इस चीज को हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने अपना 2 साल वेस्ट किया है। हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि हम अभी अपना बेस बना रहे हैं। लाइक अगर देखें कि ये अभी सॉइल है, ये अभी लैंड है, पौधा अभी जमीन के अंदर है, अभी वो सीड ग्रो नहीं करा है और वो धीरे धीरे अभी बेस बन रहा है। लेकिन जब वो बनेगा, जब वो पेड़ बाहर आएगा, तब जाके लोगों को वो सारी चीजें दिखेंगी कि हाँ ये बंदा ग्रो कर रहा है, इसने इतना फॉलोअर्स गेन किया है। बट अभी मे भी हो सकता है कि जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है वो अभी थोड़ा सा हार्ड वर्क चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि हम अभी खुद को शार्पन कर रहे हैं। तो इस चीज से घबराने वाली बात नहीं है कि हमने 2 साल दिए हैं अपने इस YouTube करियर को, अपनी इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को, एंड वहां से अभी कुछ रिजल्ट नहीं निकला है, जस्ट बिकॉज कि अभी वो बेस बन रहा है। क्योंकि अगर देखें तो अभी हम वो चीज नहीं है जो कि 2 साल पहले थे। काफी डिफरेंस आया है हमारे अंदर, दिस इज ट्रूथ जी, वो डिफरेंस आई है। तो हम उसे ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हमने 2 साल अपने वेस्ट किए हैं। कहीं ना कहीं वो ये ग्रो कर रहा था, भले फोन ग्रो करे ना करे वो बाद में हो जाएगा। जब ये ग्रो करेगा तो वो तो बाद में दिखेगा ही दिखेगा। सो इस चीज के लिए, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि भले मेरे 2 साल में इतने नहीं बढ़े, लेकिन आने वाले 2 साल में उससे 10 गुना बढ़ जाएंगे।
क्योंकि डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल सही है जो आपने कही है कि हम तो ग्रो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा भी है कि सोशल मीडिया से, जैसे मेरा ये कंटेंट क्रिएशन के बारे में था, लेकिन इसी पर्सपेक्टिव से मैंने आपसे ये भी पूछा था कि जो लोग वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को और उन चीज़ों में समय नहीं दे रहे हैं, जैसे हम एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर की, जनरल जो ऑडियंस है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है ना कि लोग अपना जो काफ़ी ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया को दे रहे हैं उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो पहला तो मेरा ओपिनियन ये है ना कि सोशल मीडिया को टाइम देना गलत नहीं है, पर आप किस जगह पे टाइम दे रहे हो वो डिपेंड करता है। क्योंकि अगर देखें, दैट्स द पॉइंट, क्योंकि अगर हम देखें ना तो सेम सोशल मीडिया का यूज करके कोई बंदा पढ़ाई कर ले रहा है, कोई अपनी स्किल्स को ग्रो कर ले रहा है एंड कोई उस टाइम को वेस्ट कर दे रहा है। तो सोशल मीडिया गलत नहीं है, अगर आप उसे 4 घंटे भी यूज करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने ब्रेन को उस तरह से आपने बना रखा है कि हाँ मैंने 4 घंटे वीडियोस देखे हैं बट वो प्रोडक्टिव वे में है, देन इट्स परफेक्ट, राइट, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप उसमें देख क्या रहे हो। अगर आप उसमें जो भी ऐसी चीज देख रहे हो जिससे आपको कल से 1% भी आज आप बेहतर हुए ना, ठीक है कंटिन्यू करो, बट अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप एक ही बार उसको रोक मत दो, अपने टाइम को ब्लॉक कर लो कि हाँ अगर मुझे रील्स ही देखनी है नो प्रॉब्लम, आप रील्स देखो, लेकिन जो आप 2 घंटे देख रहे थे उसे आधा घंटा कर दो, बिकॉज इतना एंटरटेनमेंट भी हमारे लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करें। और अगर रील देख रहे हैं तो आप देखो बट उसका टाइम थोड़ा सा कम कर दो। एंड आपने भी बहुत ही सही बात बोली है कि आज के टाइम में स्पेसिफिकली जो यूथ है बिना सोशल मीडिया के नहीं रह सकते, और इसकी कुछ खास जरूरत भी नहीं है कि हमें सोशल मीडिया से संन्यास ले लेना है, ऐसा कुछ करना भी नहीं है। जस्ट अपने टाइम को अगर आपने मैनेज कर लिया, खुद पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना कि ठीक है अगर मुझे 1 घंटे ही फोन देखने हैं नो इशू, आप आधा घंटा सुबह देख लो, सुबह इन द सेंस कि दोपहर में या फिर शाम में देख लो, आधा घंटा रात में देख लो अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, अगर आपका टाइम अलाउ करता है। लेकिन अगर आपने 1 घंटा अपना एंटरटेनमेंट को दिया है, 2 घंटे 4 घंटे अपनी प्रोडक्टिविटी को भी दो। ये बात सही है। देखिए अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूँ कि जैसे मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, 2 साल हो गए मेरे को, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल काम किया और यूट्यूब बंद भी हो जाए ना तो भी मैं अपने आप को ऑफलाइन में लेके जा सकता हूँ, मेरा एक करियर सेट हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यदि ये हो गया यूट्यूब और वो बंद, वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, एकदम कुछ भी नहीं बचेंगे। तो मतलब वो लोग ऐसी चीज़ में टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं या, क्योंकि उन चीज़ों ने कुछ ऐसा डेवलप नहीं किया। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो आज इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, कई सारे लाखों में लोग हैं, और इंस्टाग्राम अचानक से बंद हो जाए ना तो उन्होंने इतना सारा जो टाइम दिया है, मेहनत की है, वो सारी की सारी ख़त्म। तो एक ये भी नुकसान है बहुत बड़ा कि कैरेक्टर को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता है कि नाचने से कैरेक्टर बिल्ड नहीं होता। ऑब्वियसली जैसे इंस्टाग्राम पे हम रील्स बनाते हैं, जो नाचने वाले लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉमेडी वाले हैं, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा तो उनको कौन देखेगा। और वो जा सकते हैं, शहरों में जा सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जा सकता, उसके लिए एक लेवल लगता है। जैसे आज मैं यदि बोलूँ कि मुझे किसी कॉलेज में लेक्चर देना है तो मैं 10 कॉलेज के पास जाऊंगा ना, एक असाइन करेगा, वो भी बोलेगा कि 10 दिन बाद आना, फिर बोलेगा कि आज सर मीटिंग में नहीं है, 10 तारीख को आना या 10 बजे आना। अरे 10 बजे, अभी 4 घंटे और बैठो। समझ सकते हो ना आप वो चीज़, वो नहीं मिल पाती है। हाँ जी राइट। तो इसलिए मैंने तो ऑनेस्टली कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाना बंद कर दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं नहीं जाता हूँ, मैंने कहा मैं सोशल मीडिया पे ही करूँगा, मैं अपने आप को ग्रो करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी मन में आता है कि यार मैं लालची हूँ, मैं कुछ करना नहीं चाह रहा, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ ना बहुत परेशानी आ जाती है। फाइनेंशियली भी कुछ चीज़ें होती हैं कि कहीं दूर जाना है, और दूसरा मान लो आप मेहनत करके गए, उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा, राइट, बोल दिया कि कल आना, परसों की, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो
होना जायज़ है, पर मैं नहीं चाहता कि मैं धक्के खाते खाते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। कई सारे लोग होंगे, अरे विवेक मेहनत करना तो ज़रूरी है, करना ही चाहिए, ये तो सब करते हैं, मैं क्यों करूँ, मैं सिर्फ स्मार्ट वर्क करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, लेकिन वो भी स्मार्ट तरीके से करूँगा। तो वो सारी चीज़ें लोग नहीं कर पाते, जिसके कारण अपना टाइम जो है वो नहीं दे पाते हैं। और ऑब्वियसली और आजकल बच्चों को मोबाइल की बहुत ज़्यादा बड़ी आदत लग गई है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बच्चों को अगर कहानी देखने को दी जाती है ना, तो वो ऐसे रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो एज अ हैबिट कोच आपने अपनी बुक भी लिखी है और हम उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उन पेरेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे जिनके बच्चे एक व्यक्तित्व बनने वाले हैं हमारे स्पेशली भारत के लिए, एंड दे आर स्क्रॉलिंग रील्स, जो भी आ रहा है वो देखते जा रहे हैं। एंड आपको पता है कि इंसान की पंचेंद्रियाँ जो क्रिया करती हैं वही वो बनता है, मतलब जो उसने देखा, सुना, टच किया, फील किया, स्मेल किया, वही चीज़ें वो बनता है। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स को आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहोगे? श्योर। देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये अगर देखें ना तो बहुत ही बड़ा सेक्टर है आज के टाइम पे, और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी है। एंड अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ ऐसी आ जाएगी जिससे कि ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो सकती है, और इसे हाँ, जस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी चीज़ है जो है वो पेरेंट्स के हाथ में ही है। तो इसके लिए फर्स्ट वो कर क्या सकते हैं ना, कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ, जो चीज़ मैंने फील करी है। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है ना, बच्चे जो है वो तो रेडी हैं कि हम खेलेंगे, हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे बाहर, पर हम करते हैं, हम क्या बोलते हैं, नहीं अभी हम थोड़ा सा बिजी है, खोलने की साइड बैठ जाओ। यही सीन होता है कि राइट, क्योंकि जो हमारा टाइम था ना, हमारा टाइम जो था ना, मतलब मम्मी पिटाई करती थी कि बाहर खेलने मत जा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। सो रिया जी, आपने अपनी बुक भी लिखी है, आप एक ऑथर हैं, और बुक लिखना मेरे हिसाब से तो बहुत कठिन काम है भाई। जब बुक पढ़ना ही बहुत कठिन काम है तो लिखना आसान कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मैं सोचता हूँ ना बुक लिखने के बारे में, तो एक बात जो पैसे से हट के आती है, मतलब कई बार कि पैसे कमाने के लिए लिखना है, देखो कितने लोग खरीदेंगे, लेकिन वो लोग उसको पढ़ेंगे क्यों? क्यों वो उसे पढ़ना चाहेंगे, क्यों खरीदना चाहेंगे, उनको क्या ज़रूरत है? ये भी मेरे मन में सवाल आता है। तो केवल मैं लालच की वजह से बुक नहीं लिख सकता, राइट? और बुक लिखना बहुत मेहनत की बात होती है, फिर उसको पब्लिश करवाना। तो मैं आपकी बुक के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, और आप बताएं उसके बारे में। चहक नाम से आपकी बुक लिखी है आपने, ओके? तो उसमें क्या है, किन चीज़ों पे आपने बात की है, प्लीज़? तो जो मेरी बुक का नाम है, वो मेन टाइटल चहक ही है, एंड पूरा नेम है चहक तलाश एक सपने की। लाइक अगर देखें तो जब मैंने ये बुक लिखा था, एंड इनफैक्ट अभी भी वी आर यूथ, तो उस टाइम मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे अपना करियर डिसाइड करना था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। बिकॉज बचपन से एक चीज मेरे माइंड में था कि थोड़ा सा यूनिक रहना है, तो वही था कि ये डॉक्टर इंजीनियर वाला तो सीन है नहीं, तो कुछ और करना है। उस टाइम पे था ना कि कुछ तो अलग करें, और वहां पे जैसे ही मैंने अपना 10th किया, तो फिर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है। 11th 12th में अपने इंटर के टाइम पे मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, एंड उस चीज के लिए मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि वहां पे रहता है कि आप अगर 90 प्लस स्कोर कर रहे हो तो फिर आपके चांसेस ज्यादा हैं। तो मैंने उस चीज के लिए वर्क किया काफी ज्यादा, और जैसे ही मेरे 12th कंप्लीट हुए, वहां पे जाके अब मुझे ये पता चला कि ये करना पॉसिबल नहीं है जस्ट बिकॉज फैमिली प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगा कि कुछ और अपना करियर सोचना पड़ेगा, एंड जो वो मैंने 2 से 3 महीने अपनी लाइफ के दिए हैं, वो वर्स्ट टाइम था मेरे लिए। ये चीज अगर मैं किसी से शेयर भी करूं तो वो फीलिंग मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा कंफ्यूज थी उस टाइम पे कि कौन सा मुझे अपने लिए स्कोप ढूंढना है। एंड जो फील किया था मैंने, जस्ट मैंने कोशिश करा उसे ही एक फिक्शन के रूप में लेके आने के लिए, उस टाइम के मतलब जो यूथ है उनके लिए
कि उन्हें भी पता लगे कि क्या हमें अपना करियर किस तरह से चुनना चाहिए। एंड फिक्शन लिखने का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि अगर हम देखें तो उस एज में हमें पसंद नहीं होता है कि हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े जो कि नॉन फिक्शनल हो, तो सेम चीज को मैंने फिक्शन में लाके और तब जाके वो बुक लिखी थी चहक तलाश एक सपने की। क्योंकि कहीं ना कहीं उस एज में जाके हम सभी तलाश करते रहते हैं कि हमारा करियर क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि करियर क्या बनेगा। तो यही मेरा मेन मोटिव था कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है अगर उस बुक से कुछ लोगों को भी हेल्प मिलती है ना तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज वो जो टाइम था वो मैं वर्ड्स में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती कि मैंने क्या वो फील करा था 2 से 3 महीने तक। नेक्स्ट बात आती है कि बुक अगर लिखना है तो ये टफ काम है, इसे आप उतना टफ नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कि मैंने बुक लिखी है, इसलिए कि पहले अगर आपको कोई भी बुक लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल इज नीडेड, वो तो मस्ट है कि आप बुक लिख रहे हो तो आपका स्कोप क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, और आप उस या फिर अगर एक्सपर्टीज नहीं भी है तो आपकी एक्सपीरियंस क्या है। दो में से कुछ एक तो लगेगा कि आपको बुक लिखना है तो उसमें से आपके पास कुछ तो कुछ होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपर्टीज है तो आप पहले ये सोचो कि आप अपने ऑडियंस को देना क्या चाहते हो, वो बड़ा क्वेश्चन क्या है जिसका सोल्यूशन आपके उस बुक में होगा। और जब आपके पास सोल्यूशन है, जब आपके पास वो क्वेश्चन है कि किस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, और जब आपके पास उसके आंसर्स हैं पहले से, अगर आपकी एक्सपर्टीज है उस चीज में तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर्स तो होंगे। सेम आपको उसी चीज को पहले अपने एक रफ पेज में लिखना है। रफ पेज में लिखने के बाद आपको सोचना है कि आपके पास कितने टॉपिक्स हैं जो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप 1 बाय 1 उनको चैप्टर्स में डाल लो स्टेप बाय स्टेप, एंड योर बुक इज रेडी। बुक लिखना उतना भी टफ नहीं है, जस्ट आपको नीड होती है एक सोच की कि आपको किस चीज के ऊपर बुक लिखनी है। दैट्स ग्रेट। एक प्रॉपर लिखने का भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, थॉट्स को कैसे राइटिंग में डालना है वो भी बहुत ज़रूरी है, और एक प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। तो ये एक्सपीरियंस वाला बंदा ही कर पाता है। बहुत बढ़िया, एंड बहुत अच्छा लगा आज के पॉडकास्ट में आपसे बात करके, एंड काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। और ऑब्वियसली एट द एंड सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आदतें जीवन का आधार हैं, और जब जब व्यक्ति अपने जीवन के आधार से अलग होता है उसका जीवन निराधार हो जाता है। तो इसीलिए आप इस पॉडकास्ट को और लोगों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। एंड आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी है, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और जो भी आप रिया जी से पूछना चाहते हैं, और भी आपके सवाल हो सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स को लेना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपके पास हैं। उनका बुक आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। और थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा रिया जी को कि आपने अपना कितना कीमती वक्त यहाँ पे दिया, एंड दैट्स वंडरफुल। आप जैसे लेजेंड्स के साथ कनेक्ट होके बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बड़े बड़े लोग तो सभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं हर किसी के थॉट्स को जानूँ, सुनूँ, समझूँ जो एक अच्छे लेवल पे है। बिकॉज आई नो कि आज 30 साल का बंदा भी अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन आप 20 ईयर्स ऑफ यंग एज हैं और फिर भी एक सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन में है। तो सीखने वाली बात तो ज़रूर है, राइट। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका बहुत बहुत थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। एंड जो आपने बात बोली ना कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो डेफिनेटली पॉडकास्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, एंड सही भी है क्योंकि हम उनसे सीख रहे हैं। बट अगर देखें तो वो इंसान रिलेट नहीं कर सकता जो कि अभी अगर मान लीजिए हम इसे एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जो 1 पे है वो तो ठीक है, उसने अपने प्रॉब्लम को फेस कर लिया है, अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी 2 पे है, जो कि वर्क कर रहे हैं, या फिर जो 3 पे है, जो कि अभी वर्क करने का सोच रहे हैं, वो तो उनके साथ ही रिलेट कर पाएंगे, या तो वो उनसे ही क्वेश्चन कर पाएंगे जो उनके ज्यादा करीब है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही बड़ा काम किया है कि आप उन सारे लोगों को लेके आ रहे हैं जो कि खुद अभी उस फेज में है कि हम थोड़ा सा अभी
अभी हमने रास्ते रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है, बट अपनी अपनी मंजिल को हमने नहीं पाया है। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और अगर आज के पॉडकास्ट से हमारी ऑडियंस को कुछ भी मिलता है, देन इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर अस, क्योंकि अभी हम खुद सीख रहे हैं। सीखने के क्रम में अगर हम सिखा पा रहे हैं, दैट्स ग्रेट। एंड इस चीज़ के लिए भगवान के शुक्रिया होना बहुत जरूरी है कि उन्होंने हमें एक जरिया बनाया, हमने इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है कि हम कुछ कर सके। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे पर्सनालिटी हमारे साथ कनेक्टेड है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।